हाय फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। इसे दल बदलू कानून भी कहा जाता है और ये हमारे GS2 के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी बार इससे मेंस में भी क्वेश्चन आया है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया है। तो इसलिए हम इसका 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए आपके एग्जाम में, आप उसको इजीली टैकल कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से नहीं था। ये 52nd अमेंडमेंट जो हुआ था राजीव गांधी जी के टाइम पर 1985 में, उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और किस शेड्यूल के अंडर आया? ये आया 10th शेड्यूल में। और साथ ही साथ आर्टिकल 101, 102, 190 और 191, इन चारों में अमेंडमेंट की गई। जो 101 और 102 है, यानी कि जो पहले दो हैं, वो हमारे एमपीज के लिए हैं, और जो आखिरी के दो हैं 190 और 191, ये एमएलएस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। और लाया क्यों गया? ताकि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन था, यानी कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाना, इस चीज को कर्ब किया जा सके, इस चीज को कम किया जा सके। और ये चीज आज भी फिर भी प्रेवलेंट है। आप कुछ रिसेंट टाइम के एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे कि कर्नाटका में हुआ था 2019 में, मध्य प्रदेश में 2020 में हुआ था, जहां कुछ एमएलएज ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे। स्टूडेंट्स, आपने एक आया राम गया राम के बारे में भी सुना होगा। तो एक्चुअली वो क्या चीज है कि 1967 में एक हरियाणा में एक एमएलए थे, उन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदल ली थी। तो इसलिए बोला जाता है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वो जाते रहते थे, तो आया राम गया राम वहां से आया है। ठीक है। और जब भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ का मेंशन करो, या फिर आप GS4 में भी इस चीज को यूज कर सकते हो। जो गांधी जी ने एक 7 sin में से एक बोला था, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। जब भी कोई एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में इसलिए जाता है ताकि उसको कोई मिनिस्ट्री की पोस्ट मिल पाए, या कुछ और लालच की वजह से अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी पार्टी में जाता है, तो वो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वाले जो गांधी जी का सिन है उसके साथ एप्लीकेबल है। ठीक है। और साथ ही साथ ये एक मॉरल करप्शन का भी केस है। क्यों? क्योंकि जो पर्टिकुलर पर्सन जो कि डिफेक्ट हुआ है, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ काफी धोखा किया है। जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुआ है, उसको छोड़कर वो दूसरी पार्टी में जा रहा है फॉर सम गेन्स, मटेरियल गेन जो होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक बात और जानना जरूरी है कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, किस किस पे ये अप्लाई होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखो, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, जैसे कि काफी बार क्या होता है कि पार्लियामेंट में या फिर एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, तो पार्टीज विप इशू करती हैं। ठीक है। तो या तो कोई जो पर्सन है इस विप को ना माने, चाहे वो विप हो कि एक दिन प्रेजेंट होना है, या फिर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे एक तरीके से वोट करना है। अगर इस विप को नहीं माना जाता, या फिर वॉलेंटेरिली कोई इंडिविजुअल एक पॉलिटिकल पार्टी का वो रिजाइन देता है, तब ये उस पे एप्लीकेबल होता है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट मेंबर्स पे भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। जैसे कि कोई भी, मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन किसी पार्टी की टिकट से चुनाव नहीं लड़ा, पर वो बाद में जीत जाता है, एंड इन दी एंड वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है किसी भी टाइम। ठीक है ना? तो तब उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा। और थर्ड क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर का केस। देखो, नॉमिनेटेड मेंबर का केस बड़ा ही स्पेशल है। जैसे कि आप जानते होंगे कि राज्यसभा में 12 लोग हो सकते हैं नॉमिनेटेड, फ्रॉम द फील्ड ऑफ, डिफरेंट फील्ड होते हैं, मतलब सोशल सर्विस होती है। ठीक है ना? ऐसी 4 सर्विसेज होती हैं अलग अलग टाइप की, जहां नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। तो अगर कोई जो नॉमिनेटेड मेंबर है, वो 6 मंथ्स के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 6 मंथ्स किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तब उस पर एप्लीकेबल होती है। अगर वो 6 महीने से कम में कर रहा है, तब उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर 6 महीने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा, देन इट इज एप्लीकेबल ऑन हिम। ठीक है। इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देखो, एक एक्सेप्शन तो ये है कि मान लो कि स्पीकर या स्पीकर होता है जैसे लोकसभा का। ठीक है ना? अब वो अगर अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ना चाहता है, तब वो छोड़ सकता है, क्योंकि वो अनबायस्ड तरीके से काम करने के लिए अपनी पार्टी को छोड़ रहा है। दैट इज एप्लीकेबल ऑन हिम।
ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर 2/3 मेंबर्स जो होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, वो दूसरे किसी ग्रुप के साथ हटना चाहते हैं और दूसरे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन कर जाए, तो उस केस में भी इनमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया किन किन पे एप्लीकेबल है और साथ ही साथ क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। एक साथ में हम ये जान लेते हैं कि क्या इस लॉ के आने से कुछ पॉजिटिव बदलाव भी आया है। हाँ, आया है। ठीक है, जैसे कि स्टेबिलिटी बढ़ी है। अब कोई ऐसा नहीं है कि जिसका मन किया सुबह एक पार्टी में था, दोपहर में दूसरी पार्टी में, शाम को तीसरी पार्टी में। ये कम हो गया है कुछ हद तक। और साथ ही साथ ब्राइबरी के केसेस भी कम हुए हैं। ठीक है, ऑल्दो बड़ी भी है, बट इसकी वजह से इस पर्टिकुलर लॉ ने ब्राइबरी कम करने की कोशिश की है। साथ ही साथ वोटर का ट्रस्ट और मैंडेट भी मेंटेन रहा है। तो ये 3 से 4 जो मेन इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स थे इस लॉ के। पर साथ ही साथ इस लॉ के कुछ नेगेटिव्स भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विप होता है, विप इशू करना पड़ता है पार्टी को। तो जब जब पार्टी एक विप इशू करती है, उस वजह से लेजिस्लेटर जो होता है वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। मैं आपको अगर एग्जांपल से अगर समझाऊं कि एक पर्टिकुलर लेजिस्लेटर है, वो चाहता है कि नहीं यार, ये लॉ ऐसा ना बन के कुछ ऐसा बने, पर क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने विप जारी कर दिया है और बोला है कि सभी को इसी डायरेक्शन में वोट करना है, तो लेजिस्लेटर का चाहे जो मर्जी मन हो, वो कभी अपनी पार्टी के अगेंस्ट जा ही नहीं पाएगा। इस वजह से जो लेजिस्लेटर का, जो इंडिविजुअल लेजिस्लेटर का रोल है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकल 19, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारे आर्टिकल 19 के अंडर दिया गया है, वो भी लेजिस्लेटर का अंडरमाइन होता है, क्योंकि वो फ्रीली अपनी विल को नहीं कह पा रहा। साथ ही साथ डिबेट एंड डिस्कशन कम होता है। क्यों? क्योंकि सभी को पता ही है कि वोटिंग उसी तरीके से होनी है जैसे एक पार्टी चाहेगी। तो डिबेट एंड डिस्कशन का कोई फायदा ही नहीं रहता। ठीक है। रिडक्शन इन अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो अकाउंटेबिलिटी कैसे कम होती है। आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की फॉर्मेशन लाता है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर। क्या? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर, लेजिस्लेचर। ठीक है ना। अब क्योंकि जब पार्टीज ने जो मन मर्जी चलनी है वो पार्टीज की ही चलनी है, तो इस वजह से लेजिस्लेचर उनको एग्जीक्यूटिव को उतना अकाउंटेबल नहीं रख पाता, क्योंकि जिसके पास नंबर होंगे वो डायरेक्टली व्हिप इशू करेगा और जो भी लॉ होगा वो पास हो जाएगा। इस वजह से अकाउंटेबिलिटी काफी कम हो जाती है। साथ ही साथ जो लोकल इश्यूज होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूंसी के इश्यूज होते हैं, वो पार्टी इश्यूज के सामने फीके पड़ जाते हैं। वही एक सेम चीज मैं बता रहा था, जैसे कि अगर जो पार्टी ने बोल दिया, तो इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लेजिस्लेचर की, वही डिसीजन फाइनल होगा। तो इसलिए लोकल इश्यूज पीछे हट जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि स्पीकर जो कि डिसाइड करता है ये एंटी डिफेक्शन के केसेस के ऊपर, ये देखना पड़ता है ना कि क्या एंटी डिफेक्शन जो हुआ है वो सही रीजंस की वजह से हुआ है या फिर कुछ देयर हैव बीन सम अदर रीजंस। तो इस वजह से काफी बार जो स्पीकर जो रोल प्ले करता है वो बायस भी होता है, कि वो जो रूलिंग पार्टी होती है उनके ही डिसीजन में फेवर्स अक्सर सुनाए जाते हैं। ऐसा कई केसेस में देखा गया है। साथ ही साथ री इलेक्शन आफ्टर डिफेक्शन, कि एक एक वो पार्टी से डिफेक्ट किए और बाद में इलेक्शन में दोबारा खड़े हो गए और फिर जीत गए और फिर आ गए। तो इस वजह से वो ही वोटर का ट्रस्ट भी इश्यूज आ जाते हैं। साथ ही साथ जो मेच्योर डेमोक्रेसी हैं, जैसे कि यूएसए, कनाडा, यूके, इनमें इस टाइप का लॉ नहीं एग्जिस्ट करता। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है कि क्या हमें एक्चुअल में इसकी जरूरत है या फिर इस लॉ में कुछ कमियां हैं। तो हमने कमियां भी देख ली, हमने देख लिया कि कैसे ये लॉ बेनिफिट भी है, बट इसमें ना कुछ जो चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग कमिटीज ने, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में भी बोला गया है। जैसे कि मैं अगर आपको एक केस बताऊं कि होतो होलोहान वर्सेस एचिलू, ये जो केस था, पर्टिकुलर केस था, इसमें बोला गया था कि जो स्पीकर है वो जो भी डिसीजन लेगा, दैट कैन बी, दैट उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, दैट इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जब भी स्पीकर कोई डिसीजन लेगा, तो उसका जो भी है चैलेंज जुडिशरी में किया जा सकता है। ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी कमेटीज हैं, जैसे कि लॉ कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
हलीम कमेटी और साथ ही साथ दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इन सभी ने जो चीजें बोली हैं उनमें मेजर चीजें ये है, जैसे कि जो स्पीकर डिसाइड करता है एंटी डिफेक्शन के ऊपर, वो स्पीकर ना होके कोई और इंडिपेंडेंट मेंबर करे। इंडिपेंडेंट जैसे कि कंपैरेटिवली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे गवर्नर या प्रेसिडेंट कर सकता है उसको, ठीक है ना, ताकि थोड़ी सी तो कंपैरेटिवली मिले, वरना स्पीकर तो बहुत ही ज्यादा बायस्ड वे में एक्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ ये भी किया जा सकता है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ होगा वो सिर्फ कुछ मुद्दों पे एप्लीकेबल हो, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात आए वहां पे इसको एप्लीकेबल रखो। ऐसा नहीं है कि हर लॉ पे ही इसको एप्लीकेबल कर दिया, जब मन आया उस पे ही एप्लीकेबल कर दिया। तो इस टाइप की कुछ रिकमेंडेशंस इन कमेटीज ने बोली हैं कि हमें जरूरत तो है एंटी डिफेक्शन लॉ की, पर इसमें कुछ बदलाव चाहिए, ताकि जो लेजिस्लेटर का रोल है वो भी बना रहे, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहे, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल डिफेक्शन का जो इविल था उसको भी कर्ब किया जा सके। तो आप अपने मेंस के एग्जाम में जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे आंसर आए, इन कमेटीज का मेंशन जरूर कीजिए और इनकी रिकमेंडेशंस को भी मेंशन कीजिए, और साथ ही साथ जो वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मेकिंग यूपीएससी इजी के थ्रू आपको मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।